और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर सीधे गोंडा से है। गोंडा के बूथ नंबर 178 पर ईवीएम हो गई है खराब। बूथ नंबर 80 पर भी ईवीएम खराब होने की शिकायत इस वक्त मिल रही है। गोंडा से ईवीएम खराब होने की शिकायत मिल रही है। आधा घंटा अभी पोलिंग शुरू हुआ है और इस बीच पोलिंग बूथ पर खबर मिल रही है ईवीएम खराब होने की। गोंडा के 178 पर ईवीएम खराब, बूथ नंबर 80 पर भी ईवीएम खराब होने की शिकायत मिली है। तो गोंडा के 2 बूथ नंबर पर ईवीएम की खराब होने की शिकायत मिल रही है। 178 अब जो बूथ नंबर है वहां पर और बूथ नंबर 80 पर भी ईवीएम खराब होने की शिकायत मिल रही है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। बूथ नंबर 80 पर भी ईवीएम खराब होने की इस वक्त शिकायत मिली है और गोंडा के 178 नंबर बूथ पर भी ईवीएम खराब। आज आपने मतदान किया है, क्या संदेश देंगे देशवासियों को? बस मैं यही कहना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि मेरा भारत जो है वो विकसित रहे, वो मजबूत रहे एंड बस उसी को दिमाग में रखते हुए मैंने वोट किया और उसी हिसाब से पूरा भारत वोट करे जो उनके दिमाग में सही लगे। मुंबई में कम लोग मतदान करने के लिए निकलते हैं, उनके लिए क्या संदेश करेंगे? अभी तो चालू हुआ है, तूने पहले ही बोल दिया। नहीं, मुझे लगता है इस वक्त बहुत ज़्यादा निकलेंगे। आज सुबह देखिए, सुबह के 7 बजे मैं यहाँ पहुँच गया था। सुबह 7 बजे पोलिंग बूथ खुल गया था। करीबन 500-600 लोग अंदर मैंने खुद देखे हैं, तो अच्छा ही होगा इस वक्त। खुद लाइन में खड़े रह के आपने मतदान किया सर, एक सेलिब्रिटी। तो क्या करूँ, लाइन तोड़ के निकल जाऊँ आगे। दोबारा सिटीजनशिप मिलने के बाद पहली बार मतदान कर रहे हैं सर? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। सर बॉलीवुड की ग्रोथ पर क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बस सर बॉलीवुड के ग्रोथ पर क्या कहेंगे? थैंक यू सर। तो देखिए अक्षय कुमार अपने बिल्कुल चित परिचित अंदाज में यहाँ पर नजर आए। सुबह 7 बजे ही वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे, अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल किया उन्होंने और अब मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। साथ ही वोट करने की अपील लोगों से करते हुए अक्षय कुमार नजर आए। मुंबई में अभिनेता अक्षय कुमार ने मतदान किया है। महाराष्ट्र की कुल 13 लोकसभा सीटों पर 5वें चरण में मतदान हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये अयोध्या से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लल्लू सिंह आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं चुनावी मैदान में और ये तस्वीरें अयोध्या से। और देखिए पूजा, इस बार का जो चुनाव अयोध्या का है वो बेहद इम्पॉर्टेंट है क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा जो अपने मैनिफेस्टो में भी बुलाने की कोशिश तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो करती रही, कोई पक्ष में कोई विपक्ष में। ऐसे में अयोध्या की ये जो सीट है वो बेहद अहम इस बार बीजेपी के लिए हो जाती है। हालांकि यहाँ पे दिक्कत ये नहीं है कि बीजेपी के खाते में जाएगी या नहीं, सवाल ये है कि कितने वोटों से जाएगी। लिए और मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आज पूरे देश के नागरिक, राम भक्त, पूज्य साधु संत सारे लोग मतदान कर रहे हैं। क्या किस तरीके से आगे भी विकास है अयोध्या के लिए की निगाह की? बहुत विकास होना, अभी तो शुरुआत हुई है अयोध्या के विकास। अयोध्या दुनिया का सबसे सुंदर स्थान बनेगा, या मोदी जी की सोच है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। तमाम चीजें ऐसी बोल रहे हैं कि जो है अरे विपक्ष के हाथ में न होने देना कि इस देश की जनता के हाथ में। जनता जब मोदी जी के पक्ष में है, 60 साल देश की आजादी के 60 साल के बाद अगर किसी ने इस देश की आम आदमी की चिंता की तो इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की। जनता का तो अपार प्यार मोदी जी को मिल रहा, माताओं बहनों का भी, पूज्य संतों का, सबका आशीर्वाद मोदी जी को मिल रहा। को सुन रहे थे फैजाबाद सीट से बीजेपी के प्रत्याशी 2014-2019 में जीत हासिल की थी मोदी लहर में और इस बार राम मंदिर के निर्माण के बाद जाहिर तौर पर यहाँ आप देखना होगा कि क्या असर इस बार रहने वाला है, क्योंकि लगातार आप चुनाव प्रचार में इस तरह के तमाम मुद्दों को उठता देखते आए हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो ये दावा कर रहे हैं कि जनता के हाथ में फैसला है और जनता हमारे पक्ष में खड़ी है। हालांकि हर प्रत्याशी यही दावा करता हुआ नजर आता है, लेकिन जनता ने क्या तय किया है वो 4 जून को जब रिजल्ट्स आने शुरू होंगे उसके बाद पिक्चर क्लियर होनी शुरू होगी। तो देखिए अगर बात की जाए 2019 के नतीजों की, क्योंकि 49 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 41 सीटें जो थी पिछली बार वो एनडीए के खाते में थी, एक यूपी के पास और अदर्स जो थी वो 7 जो थी वो अदर्स के पास में थी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि एक तरफ जो है एनडीए के सामने चैलेंज ये है कि क्या अपने ही आंकड़े को बढ़ाने में कामयाबी मिलेगी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में वोटिंग को लेकर उत्साह, मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतार, बारामूला में कतार में खड़े हुए हैं लोग।
तो देखिए धारा 370 के हटने के बाद बड़ी बात यह है कि पिछले अगर चुनाव की अभी बात करते हैं 2024 के ही अभी जो हाल ही में लोकसभा चुनाव में और बाकी की जम्मू कश्मीर की सीटों पर देखा गया वोट परसेंटेज, उसमें भी इजाफा हुआ। और एक हकीकत यह भी है कि भले ही जो पोलिंग परसेंटेज रहा वो पिछले चुनाव के मुकाबले कम रहा हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में लोगों का उत्साह सर चढ़कर बोल रहा है। और पिछली दफा भी जब लोगों की बातचीत सुनी थी तो लोग ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम अपने भविष्य के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और लोगों से भी अपील करते हैं। तो बारामूला की तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, बारामूला में लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं, पार्टिसिपेट करते नजर आ रहे हैं। लॉकेट चटर्जी क्या कुछ कह रही हैं, एक बार सुनिए जरा। साथ कुछ नहीं है, वो तो जानते ही नहीं है कि तृणमूल पार्टी का क्या है। वो तो ऐसे ही नाम सुन के टिकट मिल गया आ गया, लेकिन इसके इतना बड़ा बड़ा नेता है, सब लोग जानते हैं, सब किसी के ऊपर विश्वास नहीं है ममता बंदोपाध्याय का। ये विश्वास नहीं है, अभिषेक बंदोपाध्याय किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। फिर सिर्फ आईपैक के ऊपर रिसर्च करके इसने कैंडिडेट दे दिया है। तो और मतलब ये करप्शन के विरुद्ध में वोट हो रहा है, तो इसमें कोई कैंडिडेट का नहीं है, मोदी जी का नेतृत्व में वोट हो रहा है। जितना करप्शन बंगाल में हो रहा है, देखना इतना सारा जो धमकी चमकी चल रहा है, क्यों चलेगा? हमारे साइड से तो नहीं है, तो काम नहीं किया, विश्वास नहीं है जनता के ऊपर, इसलिए हो रहा है। तो क्या लग रहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा बंगाल में, जो सबसे बड़ा एक चैलेंज है? उम्मीद तो है कि जो इलेक्शन कमीशन है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। तो अभी तक कहाँ बूथ में आप जा रहे हैं, क्या है? अभी दुनियाखाली में इधर उधर घूम रहे हैं, देखते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सभी वोटर्स को आज जिस तरह आज वोटिंग होने जा रहा है? सब लोग वोट दे, अपना अपना वोटाधिकार प्रयोग करें, निश्चित में प्रयोग करें और अच्छे हिसाब से प्रयोग करें। और वो लोग जानते हैं देश किसका नेतृत्व में चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में देश चल रहा है। प्रधानमंत्री तो थर्ड टाइम के लिए वही बन रहा है। कौन किसकी ओर से खबर आ रही है, कौन इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, जो रैगिंग की बात कर रहे हैं, या तो इसका बहुत सारा तृणमूल का लोग कर रहे हैं। और देखिए लगातार हमारे तमाम सहयोगी 49 सीटों पर मौजूद हैं, जो आपको दे रहे हैं वहां की हर तस्वीर। और इस बीच हमारे साथ में खास पैनल भी मौजूद है स्टूडियो में, एक बार उनका रुख करते हुए। संजीव कौशिक इस वक्त हमारे साथ में हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। नीतीश शर्मा जी हमारे साथ में, पॉलिटिकल एनालिस्ट। रत्नाकर सिंह है, नेता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ में। सभी का एक बार स्वागत है। और सबसे पहले संजीव जी आपके पास आते हुए क्या मानकर चल रहे हैं, इस बार लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए अभी शुरुआत में देखे तो नजर आ रहे हैं, क्या ये माने कि पिछले सभी रिकॉर्ड टूटने वाले हैं इस बार? रिकॉर्ड टूटे या ना टूटे, तमाम राजनीतिक दल के लोग और जो सेलिब्रिटी हैं, सारे लोग लगातार अपील कर रहे हैं कि लोग बढ़ चढ़ के इस मतदान में हिस्सा लें। और लोकतंत्र के लिए ये बेहद ज़रूरी भी है कि लोग अपने घरों से निकले और पहले मतदान, उसके बाद में जलपान करें। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। हम सब जानते हैं कि इस बार आज जो 49 सीटों पर जो इलेक्शन चल रहा है अभी, इसको यदि मिला दिया जाए तो 428 सीटों पर संपन्न हो जाएगा इलेक्शन, मुझे लगता है। ये बेहद महत्वपूर्ण है कि अभी तक के वक्त में भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती चली आई है कि हमने बहुमत पा लिया है, और विपक्षी पार्टियां ये कह रही है कि आप बहुमत से बहुत नीचे हैं या पीछे हैं। ये चरण सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट उन्हीं के खाते में है। कैसे उन सीटों को मैनेज कर पाती है। बिहार में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चुनौती है, बिहार में आसान नहीं है उन सीटों पर पुनः दोबारा रिपीट करना। हालांकि कुछ सीटें ऐसी हैं जो दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे संभव है कि वापसी हो। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी कुछ सीटें ऐसी हैं जो फंसती हुई दिखाई दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में सबसे ज़्यादा चुनौती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। क्योंकि आपने बिहार की सीटों का भी जिक्र किया, तो हाजीपुर सीट पर क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि जाहिर है जब पशुपति पारस को ज़बरदस्ती छुड़वाना पड़ा, ये कह सकते हैं, क्योंकि निर्दलीय, ये देखिए ये रोहिणी आचार्य की तस्वीर इस समय आपको नजर, पहले मायावती की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मायावती अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने वोट कास्ट किया है। जी, मैं हाजीपुर सीट की समीकरण आपसे समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि हाजीपुर सीट परंपरागत सीट तो रही है, लेकिन क्या चिराग को भी पिता जैसा ही प्यार दे जनता? ये जरूरी तो नहीं, लेकिन बीजेपी भरोसा कर रही है, तो फिर जाहिर है फिर कुछ तो देखा होगा बीजेपी ने। नहीं, कुछ सीटें जो हमारे नज़र में सुरक्षित है भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में या एनडीए के हिस्से में, उसमें चिराग पासवान का भी सीट हम मान के चल रहे हैं। चूँकि परंपरागत तौर पे और पूरे वहाँ के इलाके में जिस तरह से पासवान फैमिली के साथ कनेक्टिविटी लोगों की है और लोग प्यार देते हैं, मुझे लगता है कि
लाख उनके पार्टी पर कब्जा एक तरह से चाचा जी ने कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद जब क्षेत्रीय पार्टियां जो होती है वो विरासत के तौर पर अपने उत्तराधिकारी को जब देखा जाता है तो उनके बच्चे ही होते हैं, ज़्यादातर देखा जाता है परिवार के लोग। तो उन परिस्थितियों में लोग भले परिस्थितियां बनी वो अलग हो गए सारे सांसदों को लेकर के, लेकिन सहानुभूति कह लें या फिर चिराग पासवान की अपनी एक छवि कह लें, निश्चित तौर पर वो मजबूत है वो। अच्छा नीति जी, अब अमेठी सीट जो है इस बार सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहा। राहुल गांधी जिस तरीके से अमेठी सीट से नहीं उतरे, उसके बाद कांग्रेस से सवाल भी पूछा गया कि ऐसा तो नहीं होगा साहब कि आप जिस सीट पे आप जीते नहीं आप उसको छोड़ के चले जाएंगे। आप अपनी विरासत की बात करते हैं और विरासत की सीटें छोड़ देते हैं। अब ऐसे में अमेठी में एक और फैक्टर ये भी है कि बीजेपी के खिलाफ तो मैं अचंभित हूँ कि यही आगे होगा, बहुत बड़ी भारी वोटों से जीतूंगा। सर ये साल हैट्रिक होगी आपकी, थर्ड अटेम्प्ट 100% हैट्रिक है। सर कल रात को बहुत सारा बैनरबाजी हुई। वो तो फिर इलेक्शन का, अभी जब आपको मालूम है तो इलेक्शन कमीशन क्या कार्रवाई कर रही है, आरओ क्या कार्रवाई कर रही है, उनकी क्या काम है ना कार्रवाई करना, मेरा काम थोड़ा ही है। उनका विजिलेंस क्या कर रहे हैं। यहाँ 100 लोग आके वोटर साइड खड़े रहते हैं और मंडल का नाम लेके बुला के पैसे बांटते हैं। इसका मतलब क्या है? क्या लगता है इतना पैसा ये मोदी साहब को जो नोटबंदी के बाद इतना पैसा कहाँ से आएंगे? जो नारा लगा रही है 400 पार, क्या वो हो पाएगा? तो सब देखना पहले जमीन इतनी हिलेगी कि पूछो ही नहीं, भाग जाएंगे कहीं से। बीजेपी की कितनी सीट्स आएंगी मुंबई नहीं, मुझे उससे भाई मतलब ही नहीं है। जी नीति जी, मेरा सवाल आपसे यही था कि अमेठी को लेकर के कि क्या बीजेपी बड़ी आश्वस्त हो जाए अमेठी सीट के लिए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है ऐसा लग रहा है वो कहीं ना कहीं उभर कर सामने आ रहा है स्मृति ईरानी के लिए। शिखा जी 428 सीट में कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 79% वोटिंग आज हो जाएगी। तो एक 80% के आंकड़े के साथ अगर हम एनालिसिस करना चाहें और आज की 49 सीटों में से 2019 चुनाव में 41 सीटों में एनडीए ने जीत हासिल करी थी, तो कहीं ना कहीं बहुत ही निर्णायक मतदान रहेगा भाजपा और एनडीए के दृष्टिकोण से। और अमेठी एक बहुत ही एक प्रकार से सेलिब्रिटी सीट है, गांधी परिवार की सीट रही है, वहीं पर रायबरेली से राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। और अमेठी में जिस प्रकार से स्मृति जी का प्रदर्शन रहा है, एक फैमिली की कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट को एक महिला ने किस प्रकार से एक एज के साथ पिछले चुनाव में तकरीबन 50,000 से ऊपर की बढ़त के साथ वो जीती थी। और मैं अभी हाल ही में मैं बनारस और अमेठी और लखनऊ से एक टूर करते हुए आ रही हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा यूपी एक ऐसी एज देती हुई बीजेपी को दिख रही है, क्योंकि भविष्य में देखेंगे तो अगर सबसे बड़ा गठबंधन रहा है तो बसपा और सपा का रहा है, उसके बाद भी बीजेपी ने एक बहुत रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करी। और निश्चित रूप से अमेठी का जो विकास है, जैसे कि मैं बनारस से भी आ रही हूँ, मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, ओवरऑल अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लेकिन नीति जी इस बात को आप दरकिनाती एच के साथ रिपोर्ट से कहती हैं कि इतना इजी भी नहीं है, फाइट मिल रही है वहां पर। फाइट तो होनी चाहिए, लोकतंत्र है, फाइट बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जहां तक एक बात है कि फाइट में जो विनर होना चाहिए वो उसको डिजर्व करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी का अमेठी से भागना और अमेठी का बिल्कुल भी संज्ञान न लेना 5 सालों में, मेरे ख्याल से ये 2 या 3 अभिषेक की तरफ करते हैं सीधे। अभिषेक, वहीं दूसरी तरफ जो स्मृति जी की ग्राउंड रिपोर्ट है, नीति जी आ रहे हैं आपके पास, करती रही है वो। अभिषेक का सीधे रुक कर रहे हैं। है केंद्रीय मंत्री इस वक्त आ चुके हैं जो यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। देखिए कि यह वही जगह मलबार हिल का जो है जहाँ पर वो मतदान कर रहे हैं, इस वक्त आए हुए हैं और ये मतदान करने के लिए देखिए हाथ जोड़ते हुए सीधे हुए जा रहे हैं। उनसे हम पूछे क्या कहेंगे, पहले कुछ देखिए ये इस वक्त पीयूष गोयल पहुंच चुके हैं मलबार हिल में वह जगह है जहां पर वह मतदान करेंगे। मतदान करने के बाद वो सीधे अपने एरिया में जाएंगे। देखिए यह तस्वीरें, एक तस्वीर देख सकते हैं कि इस वक्त पहुंच चुके हैं पीयूष गोयल। 7 बजे का समय दिया गया था, हालांकि इस वक्त पहुंच चुके हैं। और चूंकि यह एक वीआईपी इलाका कहा जाता है और जिस इलाके में यहाँ पे रहा करते हैं पीयूष गोयल, और यह इस वक्त अब पहुंच चुके हैं। देखिए सभी लोगों से उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनको हाथ उनसे मिलाते हुए सभी से वह अंदर अब जा रहे हैं। अंदर सीधे वह जाकर मतदान करेंगे। और देखिए आपको पता है कि जो यहाँ पे मतदान कर रहे हैं यह सीट साउथ मुंबई में आती है, और जब वह आगे जहाँ से लड़ रहे हैं वो नॉर्थ मुंबई से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ से चुनाव तो यह साउथ मुंबई वाली सीट पर इस वक्त यहाँ पर वोटर हैं और वोट करेंगे और उसके अलावा जाएंगे। और यह सीधे तस्वीर देख सकते हैं। सर कुछ कहेंगे?
देखिए पीयूष गोयल की पूरी फैमिली आ रही है, फैमिली भी साथ में है। देखिए फैमिली के साथ में पूरा वोट करेंगे। देखिए सभी पूरी फैमिली इस वक्त देख सकते हैं तस्वीरों में, पूरी फैमिली इस वक्त गोयल साहब के साथ में मौजूद है और पीयूष गोयल साहब जा रहे हैं इस वक्त अंदर वोट करने के लिए। सर कुछ क्या करेंगे, अभी कुछ करेंगे सर? तो एक यह देखिए कि इस वक्त पीयूष गोयल अंदर जाते हुए लगातार अपनी पूरी फैमिली के साथ, फैमिली का इंतजार किया उन्होंने अंदर जाने के पहले, बल्कि उन्होंने सबका इंतजार किया। फैमिली, उनके बेटे, उनकी पत्नी, उनकी पूरा परिवार जो है वह इस वक्त साथ में मौजूद है। और चूँकि काफ़ी वीआईपी सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं और वीआईपी वोटर हैं, जाहिर सी बात है वह इस वक्त अंदर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और वह देखिए इस वक्त पुलिस कहीं कहीं देखिए अंदर जाने से रोक रही है और चूँकि भीड़ ज़्यादा हो गई है इसलिए कहीं कहीं उन्हें रोका जा रहा है कि अंदर मीडिया। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के में लगातार देख सकते हैं कि यहाँ पर पीयूष गोयल अंदर पहुँच गए हैं और भारत 24 की टीम भी लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रही है कि वो अंदर, ये देखिए तस्वीरें अंदर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि यह तस्वीरें अंदर की कि इस वक्त मतदान केंद्र के अंदर आ चुके हैं पीयूष गोयल और वह इस वक्त अब मतदान करेंगे। देखिए पूरा परिवार उनका इस वक्त मौजूद है, पूरे परिवार के साथ वह यहाँ पर अब वोट करेंगे। यह देखिए तस्वीरें आप लगातार इस तस्वीर देख सकते हैं, इस तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीरें वह लोगों से जो यहाँ पर मतदान केंद्र के नारे देखिए लाइन लगाए हुए हैं। सबसे खास बात देखिए यह है तस्वीर देख सकते हैं, तस्वीर है कि यह वीआईपी बनकर लाइन तोड़कर नहीं बल्कि लाइन में खड़े होकर लगातार वोट करेंगे यहाँ पर। यह देखिए इस वक्त जो यहाँ पर पोलिंग बूथ है, इस पोलिंग बूथ के बाहर लाइन चुकी लगी हुई है और लाइन में इस वक्त पीयूष गोयल उनका पूरा परिवार यहाँ पे खड़ा है और वह वोट करने के लिए यहाँ पर जा रहा है। इनके लिए ऐसा नहीं है कि चलिए मैं लौटती हूँ अभिषेक आपके पास। मुंबई उत्तर से इस समय पीयूष गोयल अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अमेठी से महिमा सिंह कंवर इस वक्त मेरी सहयोगी कनेक्ट हो गई है। महिमा, आपसे कनेक्ट होने से पहले नीति शर्मा जो हमारे पैनल में इस समय गेस्ट हैं, उनसे सवाल मैंने ये पूछा था कि अमेठी में एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है वो भी कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी के लिए नजर आ रही है। आप ग्राउंड पर पहुंची तो आपने क्या महसूस किया और साथ ही तस्वीरें भी दिखाएं। जी सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा दूं, एक अपडेट आपको दे देते हैं फटाफट से, क्योंकि लीला टिकरा मवई मतदान केंद्र में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और स्मृति ईरानी यहीं पर आकर अपने मत का प्रयोग करेंगी। 8 बजे का वक्त था और ये कहा जा रहा है कि वो अपने घर से निकल चुकी है। अब से कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेंगी, अपने मत का प्रयोग करेंगी। क्या कहती है वो देखना काफी महत्वपूर्ण, हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इस मतदान केंद्र से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो दिखा देते हैं। सुबह 7 बजे जैसे मतदान शुरू हुआ तो यहाँ पर मतदाताओं की भीड़ लगना शुरू हो गई थी। लंबी लंबी लाइनों में जो मतदाता है वो लगे हुए हैं और अपने अपने मुद्दों को लेकर पहुंचे हैं और उन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। बुजुर्ग महिलाएं भी यहाँ पर हैं और सबसे बड़ी बात कि युवा भी यहाँ पर फिलहाल पहुंचे। पहली मतदाता जो थी उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की थी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि विकास का मुद्दा है और उसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए वो इस बार यहाँ पर मतदान करने वाले। कुछ और लोग उनसे बात कर लेते हैं। विनीत तस्वीरें दिखाइए। सर आप अपना नाम बताइए। अखिलेश्वर प्रसाद मिश्रा। क्या मुद्दे इस बार और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोट कर रहे हैं? मुद्दे क्या, विकास होना चाहिए, वही मुद्दा है। अगर विकास नहीं होगा तो वोटिंग करने का मतलब क्या है फिर? युवाओं के लिए कुछ खास या बाकी है? क्या मतलब? युवाओं के लिए युवाओं का ध्यान रखा जा रहा है इस पर? युवाओं का ध्यान रखा जा रहा है उनके लिए। हाँ ठीक है महिमा, आप बताइए। हमारे मुद्दे, और मैं 80 साल का हो गया, मेरा क्या मुद्दा रहेगा? अब तो देश का मुद्दा होना चाहिए, हम अपने बच्चों को उसमें देखें, ये मेरा मुद्दा है ना। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कही है अपने में कि मेरी उम्र 80 साल हो चुकी है, अब मेरा मुद्दा नहीं देश का मुद्दा होना चाहिए। महिमा आपके पास वापस लौटते, लेकिन इस बीच सीधे लखनऊ में रुक करते हैं एहतेशाम का। एहतेशाम, क्या तस्वीरें हैं इस वक्त जहां जिस पोलिंग बूथ पर आप है, लोगों की भीड़ कैसी है, मुद्दे क्या हैं जो वो लोग लेकर पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ? देखिए इस वक्त हमारे पास उत्तर प्रदेश जनसंपर्क विभाग के डायरेक्टर शिशिर ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, ये हम बात करते हैं। सर सवेरे सवेरे आप मताधिकार का अपने परिवार के साथ मत का प्रयोग करने गए? वाइफ दोनों बच्चों का साथ आए थे और इस वक्त, और जैसा कि आदेश है कि पहले मतदान फिर जलपान, अपने मताधिकार का हमने प्रयोग किया। एक जागरूक नागरिक हम लोग हैं, अच्छी सरकार चुनेंगे। बहुत बड़ी बात कही कि पहले मतदान फिर जलपान और हम एक अच्छे नागरिक हैं और अच्छी सरकार चुनेंगे। हम पूरे परिवार के साथ मतदान का प्रयोग करने आए थे। तो इंफॉर्मेशन डायरेक्टर हैं शिशिर, जो अपने परिवार, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इस बूथ पर मतदान करने आए थे। और अब देख सकते हैं कि बहुत लंबी लाइन है और लाइन जो गेट के बाहर तक गई हुई, काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। गोमती नगर काफी पॉश इलाका है और इस पॉश इलाके में सुरक्षा व्यवस्था के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 5वें चरण का चुनाव हो रहा है, यहाँ से रक्षा मंत्री चुनाव
लड़ रहे हैं और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो शहरी इलाका है, शहरी इलाके के लोग भी काफी निकल रहे हैं। वोटर सुबह से लाइनों में लगा हुआ है कि गर्मी का तापमान जो है 44 से 45 डिग्री में। ऐसे में लगातार प्रशासन की तरफ से चुनाव आयोग की तरफ जी। और उस गांव में एक ही बूथ है, उस बूथ में जो पोलिंग पार्टी थी उसके सभी मतदान कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और सस्पेंशन करते विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्णय हुआ और वहां पुनः मतदान की संस्तुति भारत निर्वाचन आयोग को की गई है। इसके साथ ही साथ जो बची हुई तो गोंडा में जो ईवीएम खराब हुए हैं, जो शिकायत मिली थी उसके ऊपर एक्शन लेने की बात यहाँ पर हो रही थी।